हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाउट्स जो आप लोगों की तरफ से मुझे आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो मैसेजेस भेजे थे उन पर बेस्ड मैंने यहाँ पर डाउट्स का एक क्वेश्चन सेट बनाया है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, वो क्वेश्चन है फॉर द सेम सॉलिड कंटेंट इफ द क्वांटिटी ऑफ द स्लर्स विद द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 96% इज एक्स, then the quantity of the sludge with the moisture content of 98% will be। देखो, स्लज बेसिकली सॉलिड प्लस वाटर होता है। अब वाटर का अमाउंट जब कम होता है तो वहां पर जो है स्लज थिकनिंग प्रोसेस वो कहलाती है। ठीक है, तो स्लज थिकनिंग में वाटर का अमाउंट कम होना, इसका मतलब सॉलिड का परसेंटेज अमाउंट बढ़ना। ठीक है, सॉलिड बढ़ता नहीं है ना सॉलिड कम होता है, सॉलिड का परसेंटेज अमाउंट वहां पर बढ़ जाता है क्योंकि वाटर का अमाउंट वहां पर कम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया था सॉलिड का अमाउंट यदि आप बराबर करके एक्सप्रेशन निकालते हो तो एक्सप्रेशन आता है द वॉल्यूम ऑफ द स्लज मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस पी जो होगा दैट इज द परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, है ना। तो इसका जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहता है, यानी कि पहले वॉल्यूम कितना था मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस पहले परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट कितना था। ये वाली इक्वेशन यदि आप लगा लोगे तो आपको जो है बाद में वॉल्यूम का पता लग जाएगा। ठीक है, तो 96% पर वॉल्यूम एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन यदि करेंगे तो V1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दिस इज गिवन एट द 96% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। V2 वॉल्यूम आपको निकालना था 98% पर, तो V2 वॉल्यूम आपने इक्वेशन को यूज किया बेसिकली x मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 96, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू 98%। ठीक है, तो 98% के कॉरस्पॉन्डिंग यदि आप वैल्यू निकालोगे तो V2 आ रहा है आपका 4x डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो जब 98% मॉइस्चर कंटेंट था उस समय वॉल्यूम जो अभी प्रेजेंट है एक्स वॉल्यूम उसका डबल रहा होगा। ठीक है, जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो 98% से जब मॉइस्चर कंटेंट 96% पे पहुंचा तो स्लज का वॉल्यूम जो है वो एक्स रह गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। ठीक है, आपको मैच करना है कि P 1 2 3 4 में से किसके साथ मैच होगा, Q R और S आपको मैच करना है। तो यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन के अंदर जो आपको ध्यान देना है वो इन वर्ड्स पे ध्यान देना है कि एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एग्लोमरेशन का मतलब क्या है और डाइल्यूशन का मतलब क्या है। जैसे अगर आप डाइल्यूशन वर्ड को पकड़े तो डाइल्यूशन वर्ड बहुत ही कॉमन है। ठीक है, इसके बारे में सबको पता है। बीओडी के अंदर हम कैलकुलेशन करते समय सीवेज सैंपल जो आता है तो उस समय हम उसमें वाटर मिक्स करते हैं, डाइल्यूशन करते हैं। थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर निकालते समय, टीओएन निकालते समय हम डाइल्यूशन करते हैं ऑर्डर फ्री वाटर के साथ। ठीक है, अगर आप रिवर के सेल्फ प्यूरिफिकेशन पर जाओगे तो रिवर का जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है उसमें एक प्रोसेस होती है वो भी डाइल्यूशन, डाइल्यूशन भी हेल्प करता है। ठीक है, और डाइल्यूशन के बारे में मैंने आपको कंसेप्ट वहां पर दिया हुआ है कि अगर 500 टाइम्स से ज़्यादा यदि डाइल्यूशन है तो किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर को देने की जरूरत नहीं होती, और 150 से अगर कम डाइल्यूशन यदि होता है तो आपको हर प्रकार का ट्रीटमेंट वहां पर वेस्ट वाटर को देने की जरूरत होती है। तो डाइल्यूशन बेसिकली यदि आपको इस शब्द की यदि आपको फील लेनी है कि डाइल्यूशन का मतलब होता क्या है, तो जैसे दूध वाला पानी मिलाता है दूध के अंदर, ठीक है, तो वो बेसिकली दूध को डाइल्यूट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डाइल्यूशन, दूध जब उसने पानी मिलाया तो जो पानी था वो एग्जैक्टली उसकी जो बॉडी है यानी कि जो दूध है उसमें एग्जैक्टली वो मिल जाता है, समा जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर डाइल्यूशन की अगर आप डेफिनेशन देखोगे इस तरीके से तो यहाँ पर फोर्थ जो है आपको मैच करता हुआ नजर आ रहा होगा, टेकिंग अप वन सब्सटेंस इनटू द बॉडी ऑफ द अदर सब्सटेंस। ठीक है, टेकिंग अप वन सब्सटेंस इनटू द बॉडी ऑफ द अदर सब्सटेंस, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन मैच करेगा आपका 4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एस इज मैचिंग विद द फोर्थ। ठीक है, दिस एस इज मैचिंग विद द फोर्थ। बाकी अगर आप देखें कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि सरफेस पर, ठीक है, चीज का एब्जॉर्ब हो जाना, किसी भी सरफेस पर चीजों का एब्जॉर्ब हो जाना। जैसे कि कोई पार्टिकल है उसकी सरफेस पर अगर कोई चीज चिपक जाती है तो इसको आप एडजॉर्प्शन कहेंगे। किसी पार्टिकल की बॉडी के अंदर अगर कोई चीज घुस जाए, ठीक है, तो इसको कहेंगे आप एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां पर आपने बोला दिस विल बी द एडजॉर्प्शन। ठीक है, अगर सरफेस पर रहता है और बॉडी में अगर अंदर चला जाए तो उसको कहेंगे आप एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन में जो कीवर्ड आपका आने वाला है वो है सरफेस। ठीक है, तो यहां पर अगर इसको देखें कि जो क्यू है वो फर्स्ट के साथ में मैच करता हुआ नजर आएगा, कोलोइडल ऑफ द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड बॉडी। तो सरफेस यहां पर कीवर्ड था जिस वजह से आप जो बोलेंगे कि एडजॉर्प्शन जो है वो फर्स्ट के साथ मैच होगा।
और यहाँ पर एग्लोमेरेशन देख लेते हैं। एग्लोमेरेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग, ग्रुप फॉर्म करना। तो एग्लोमेरेशन का जो सिनोनिम है यहाँ पे वो है कोलेसेंस, ठीक है। तो कोलेसेंस ऑफ द डिस्पर्स सस्पेंडेड मैटर इनटू द लार्ज फ्लोक, छोटे छोटे पार्टिकल ग्रुप बना करके एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। तो एग्लोमेरेशन मैच हो रहा है सेकंड के साथ, ठीक है। तो एग्लोमेरेशन आर इज मैचिंग विद द टू, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक ही चीज आपकी बची है, वो है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन को यदि आप देखें तो उसके लिए आपको ऑप्शन जो बचा हुआ है वो है आर्टिफिशियल ऑगमेंटेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एनवायरमेंट यूज्ड टू एसिमुलेट वेस्ट, ठीक है। एसिमुलेट वेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, नेचर के पास में भी बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है कि वो जो वेस्ट होता है उसको वो स्टेबलाइज कर पाए, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम से नेचर उस वेस्ट को ट्रीट कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जब ये नेचर जब ट्रीट करता है तो किसी भी सॉलिड वेस्ट के अंदर वो चीज अंदर जाती है। जैसे एयर है वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होगा। वाटर के अंदर अगर है तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा मटेरियल, ठीक है। यानी कि जैसे आप डाइल्यूशन के अंदर भी आप बोलते हैं कि वाटर जो है वो उस बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर मोटा मोटा बात यदि देखें तो एसिमुलेट वेस्ट का मतलब है, ठीक है, कि प्रकृति में, नेचर में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो वेस्ट को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। जो वहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो चल रही होती है उसको फुलफिल करवाता है, ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनिक मैटर वगैरह वहाँ से फिनिश हो जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल ऑगमेंटेशन है, ठीक है, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एनवायरनमेंट यूज्ड टू एसिमुलेट द वेस्ट। ये प्रोसेस कहलाती है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर समझाई है वो यहाँ पर मैंने समराइज की हुई है। ऑगमेंटेशन का मतलब है टू एनलार्ज समथिंग और ऐड ऑन टू इट, ठीक है। एग्लोमेरेशन का मतलब है ग्रुप फॉर्म करना, असेंबलीज करना। कोएलेसेंस का मतलब है टू ग्रो टुगेदर, टू यूनाइट इनटू ए होल, ठीक है। और बाकी यहाँ पर डेफिनेशन थी जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द लाइम रिक्वायर्ड इन किलोग्राम पर डे टू ट्रीट 1 mld ऑफ वाटर हैविंग द टोटल हार्डनेस ऑफ 150 मिलीग्राम पर लीटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में यहाँ पे जो हार्डनेस है वो 150 मिलीग्राम पर लीटर है। इस तरीके के क्वेश्चन हम काफी सारे डिस्कस ऑलरेडी कर भी चुके हैं। जो बच्चे का डाउट था उस डाउट पर डायरेक्टली चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाउट ये था कि भाई लाइम, यहाँ पर आपको क्वांटिटी बतानी है कि लाइम कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो लाइम का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में हार्डनेस दी जाती है। आपको इसको कन्वर्ट करवाना होगा कैल्शियम ऑक्साइड में। तो आप नंबर ऑफ मोल्स से भी जा सकते हैं क्योंकि कैल्शियम का 1 एटम है, इधर भी कैल्शियम का 1 एटम है, ठीक है। आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से भी जा सकते हैं क्योंकि वैलेंसी यहाँ पर भी Ca2+ है और यहाँ पर भी Ca2+ है, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर करके यहाँ पर लाइम का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले लाइम जो रिक्वायर्ड होगा इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देखें तो आपको हार्डनेस दे रखी थी और 1 mld पानी आपको गिवन था, ठीक है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन मेरे पास में बच्चों ने पूछा कि सर ये मल्टीप्लाई क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेशन को समझो कि मिलीग्राम पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन या हार्डनेस देने का मतलब क्या है। 1 लीटर पानी में जो हार्डनेस है वो 150 मिलीग्राम के बराबर है, ठीक है। 150 मिलीग्राम पर लीटर की हार्डनेस होने का मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में जो पानी के 1 लीटर में हार्डनेस अवेलेबल है वो 150 मिलीग्राम है। हार्डनेस आती है मल्टीवेलेंट केटायन के कारण, Ca2+ के कारण, Mg2+ के कारण, Al3+ के कारण, ठीक है, Sr2+। कंप्लीट थ्योरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो 1 लीटर पानी में अगर इतनी हार्डनेस है 150 मिलीग्राम है, तो चूंकि स्टेटमेंट बना सकते हो आप लोग कि 150 मिलीग्राम हार्डनेस है कितने में, 1 लीटर पानी में। अगर पानी 1 लीटर है तो 150 मिलीग्राम की कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में हार्डनेस वहां पर है। और एक दिन में जो पानी आ रहा है वो 10⁻⁶ लीटर्स आ रहा है, ठीक है। तो आप जो बचपन में क्वेश्चन करते थे कि जो है एक एप्पल इतने रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है, तो 5 एप्पल की रेट कितनी होगी, तो आप मल्टीप्लाई कर देते। तो 1 लीटर यहाँ पर 150 मिलीग्राम हार्डनेस यदि देता है तो 10⁻⁶ लीटर्स कितना देगा, 150 मिलीग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁶ से। और ये लीटर्स एक दिन के अंदर आ रहा था तो पर डे में है, और ये बेसिकली पर लीटर में था, ठीक है। लीटर से लीटर गया, मिलीग्राम पर डे में आपके पास में यहाँ पर, ठीक है, रिजल्ट मिल रहा है। किलोग्राम में चेंज किया तो ये 150 किलोग्राम पर डे आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइम रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन यहां पर आपसे पूछा है कि लाइम कितना चाहिए आपको, कैल्शियम ऑक्साइड की टर्म्स में कितना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड की टर्म्स में अगर आप निकालोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है, 100 ग्राम है। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है, 40 + 16 यानी कि 56 ग्राम है ना। दिस इज 56 ग्राम।
तो यदि आप इसको कन्वर्ट करना चाहें कि हम यदि ये देखना चाहें कि इक्विवेलेंट वेट की टर्म्स में कितना है, तो 100 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यहाँ पर 50 आ जाएगा, और यहाँ पर यदि करेंगे तो ये आपका 56 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो आप इक्विवेलेंट वेट से भी जा सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से भी जा सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स बराबर करके कर सकते हैं कि 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका इक्विवेलेंट कैल्शियम ऑक्साइड कितना है, 56 ग्राम है। तो 1 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसका इक्विवेलेंट 56 बाय 100 ग्राम क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो यदि टोटल 150 किलोग्राम यदि यहाँ पर था पर डे के अंदर, तो 56 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 150 किलोग्राम, ये इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड आपने क्वांटिटी निकाल ली। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यदि आप क्वांटिटी निकाल रहे हैं तो वो रिजल्ट आपको निकल करके आ रहा है 84 किलोग्राम पर डे ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कोइंसिडेंट ड्राफ्ट in relation to the water demand is based on peak hourly demand, maximum daily demand plus fire demand, greater of A and C। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको नाम से समझना होगा चीज़ों को। कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट का मतलब है कि किसी ना किसी चीज़ के साथ में एक कोइंसिडेंस रखता है। तो कोइंसिडेंस किस बात का, कि जिस समय मैक्सिमम डिमांड आए किसी पर्टिकुलर आर में, ठीक है, उसी समय कहीं पर आग भी लग जाए, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट जब आप निकालते हो, ठीक है, तो मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड को ऐड करके निकालते हो, तो सी विल बी द आंसर। आप यहां पर मैक्सिमम वाली डिमांड में फायर डिमांड को ऐड नहीं करते हो क्योंकि उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट यानी कि डिमांड किसको कहते हैं, कोइंसिडेंट डिमांड वो डिमांड है जब आप मैक्सिमम डेली डिमांड को फायर डिमांड में ऐड करोगे। ठीक है, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि टोटल डिमांड बताओ। टोटल डिमांड वो डिमांड है जो कि आप मैक्सिमम लेते हो, किसके बीच में मैक्सिमम, मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड। एक तो ये कैलकुलेट करोगे, दूसरा आप कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम आर्ली डिमांड कितनी है ऑन द मैक्सिमम डे, यानी कि पीक आर्ली डिमांड आप कैलकुलेट करोगे, और दोनों में से जो बड़ा होता है उसका आंसर फिर डी होता है। तो अगर आपसे टोटल डिमांड पूछे या फिर वो डिमांड पूछे जिसके कोरोस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, तो आंसर फिर डी होगा। अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, तो वो मैक्सिमम डेली डिमांड में फायर डिमांड को ऐड करने से आता है। ठीक है, तो ध्यान रखें जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको दिया है, टोटल ड्राफ्ट अगर पूछे तो डेफिनेटली टोटल जो ड्राफ्ट होगा वो मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम वाली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होगा। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या है, अगर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट सिर्फ इतना बताना है तो मैक्सिमम डेली डिमांड को जब आप फायर डिमांड के साथ ऐड कर देते हैं तो जो डिमांड बनती है उसको कोइंसिडेंट ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आगे चलते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द वाटर सप्लाई इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस डिमांड के कोरस्पॉन्डिंग डिजाइन किया जाता है, एवरेज डेली डिमांड नहीं, इसके कोरस्पॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि जब ज़्यादा यदि आप पाइपलाइन की जो डायमीटर है वो एवरेज डेली बेसिस पर यदि आप डिज़ाइन कर दोगे, तो जब मैक्सिमम डेली डिमांड या मैक्सिमम आर्ली डिमांड आएगा तब तो पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पीक आर्ली डिमांड, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे पीक आर्ली डिमांड के कोरस्पॉन्डिंग है क्या, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट है क्या, तो अभी अभी हमने देखा था टोटल ड्राफ्ट के कोरस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो लिया जाएगा, तो ग्रेटर ऑफ बी एंड सी विल बी द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द वाटर सप्लाई इज डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल डिमांड विच इज द मैक्सिमम ऑफ द पीक आर्ली डिमांड एंड द कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है द पर्पज ऑफ रीकार्बोनेशन आफ्टर द लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग इज, ठीक है, रीकार्बोनेशन मैंने आपको दो जगह बताया था। एक तो मैंने आपको बताया था कि जब आप यूज करते हैं लाइम इन द डिसइंफेक्शन प्रोसेस, तो डिसइंफेक्शन करने का एक तरीका लाइम को यूज करना भी है जो कि माइनर मेथड है। तो अगर डिसइंफेक्शन के बाद फिर भी यदि लाइम एक्सेस में बच जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए रिकार्बोनेशन प्रोसेस किया जाता है। रिकार्बोनेशन क्या है कि आप पानी में से CO2 को आप पास करवाओगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो लाइम सोडा प्रोसेस है, लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर पीएच का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लाइम का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडा का मतलब है NaOH। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH को क्या कहते हैं, आप लाइम सोडा कहते हैं। लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर आप वाटर को ट्रीट करते हो, उसकी हार्डनेस को रिमूव करते हैं, वाटर को सॉफ्ट करते हैं, लेकिन सॉफ्ट करने के चक्कर में आपने OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, इसका मतलब पीएच लेवल बहुत बढ़ गया है, लगभग 10 या 10 से ऊपर पीएच इसकी निकल जाती है इस प्रोसेस में। तो हम पीएच को डाउन करने के लिए भी यहाँ पर रिकार्बोनेशन प्रोसेस करते हैं, एक चीज तो आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इसका जो दूसरा जो मेन टारगेट है, जो मेन फोकस है रिकार्बोनेशन प्रोसेस का, वो ये है कि
जो आपने सॉफ्टनिंग प्रोसेस कर दी है ना, यानी कि वहाँ पर जो है आपने सॉफ्टनिंग प्रोसेस के दौरान कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH वगैरह यदि आपने कर दिया है, लेकिन आगे जाकर के यदि वहाँ पर प्रेसिपिटेट जो है वो यदि बनता है और आगे जाकर के वो जो है पानी के साथ में, अगर आप बोले कि पानी के साथ में अगर प्रेसिपिटेट है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो कैसा हो जाए कि वो सॉल्युबल फॉर्म में वहाँ पर कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेशन टू द सॉल्युबल फॉर्म विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। रिकार्बोनेशन प्रोसेस में जो एक मेन फंक्शन होता है वो प्रेसिपिटेट को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना भी होता है, ठीक है। दूसरा जो मेन फंक्शन है वो है पीएच को रिड्यूस करना। और जब आप डिसइंफेक्शन प्रोसेस में एक्सेस लाइम को रिमूव करने की बात करते हैं तो वहां पर भी रिकार्बोनेशन प्रोसेस यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। तो यहाँ मैंने समराइज किया हुआ है कंसेप्ट को, आप ये कंसेप्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी अभी आपको बताया वही होगा। लाइम सोडा प्रोसेस में भी हम यहाँ पर यूज करते हैं कि लाइम सोडा का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। रिकार्बोनेशन इज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस यूज टू रिड्यूस द पीएच। दिस प्रोसेस एड्स कार्बन ऑक्साइड टू द वाटर, ठीक है। वाटर जो सॉफ्ट हो चुका है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आप मिला देते हैं, तो जनरली इनफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज टू रिड्यूस द पीएच ऑफ द वाटर टू लेस देन 8.7। तो लेस देन 8.7 चली जाए इतना आप CO2 उसके अंदर आप मिक्स कर देंगे। दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड इफ द लाइम सोडा ash is used in the softening stage. Using these two chemical compounds would separate the water within the calcium carbonate and increase the pH to more than 10, ठीक है। तो जो ये आपकी लाइम सोडा प्रोसेस है इसमें pH 10 से भी ऊपर चला जाता है, तो हम pH को वापस 8.7 से नीचे उतारने के लिए रिकार्बोनेशन प्रोसेस करते हैं। और रिकार्बोनेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप वहां पर देते हो पानी के अंदर जो कि सॉफ्ट हो चुका था, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एयर बाइंडिंग फिनोमिना इन द रैपिड सेंड फिल्टर अकर्स ड्यू टू, ठीक है। तो रैपिड सेंड फिल्टर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम के अंदर एक प्रॉब्लम आती है एयर बाइंडिंग। तो एयर बाइंडिंग आता किस वजह से है? एक्सेसिव नेगेटिव हेड के कारण आता है, या मड बॉल फॉर्मेशन इसको कहते हैं, या फिर हायर टर्बिडिटी इन द इन्फ्लुएंट के कारण आता है, या फिर लो टेम्परेचर के कारण आता है। इसका जो सही आंसर है वो है एक्सेसिव नेगेटिव हेड। तो हमें इस जगह पर ये जानना होगा कि एयर बाइंडिंग बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ मान लेते हैं कि ये आपका जो है फिल्टर बेड है और यहाँ पर आपने लेयर्स में जो है सैंड को, ग्रेवल को यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे पानी यहाँ पर छनता जाएगा और यहाँ से जब ये पानी निकल रहा है, तो आपने देखा था कि रैपिड सैंड फिल्टर में जो एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वॉइड्स भी ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटी साइज के पार्टिकल होते हैं, वो यहाँ पर आकर के ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। जो वॉइड्स हैं यहाँ पर सॉलिड्स के बीच में, वहाँ पर आकर के ट्रैप हो जाएंगे। स्लो सैंड फिल्टर में तो सिर्फ सरफेस पे मिलता है, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में पार्टिकल यानी कि जो गंदगी है वो आपको पानी में मतलब फिल्टर सैंड के अंदर भी मिलती है ना। तो यहाँ पर भी गंदगी डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। और किसी एक छोटी सी वॉइड को यदि आप पकड़े और इसमें पार्टिकल जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स आकर के यदि सेटल डाउन हो गए हैं, तो ये मड बॉल फॉर्मेशन भी कहलाता है। ये मड बॉल फॉर्मेशन भी इसको कहते हैं। होता क्या है, देखो, पानी फ्लो तभी होगा जब वहां पर एयर रिप्लेस हो जाए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई कैंपर है, कैंपर में यहाँ पर नल आपने चालू किया लेकिन कैंपर से पानी नहीं आया और कैंपर के अंदर पानी था, तो आप क्या करते हो, उसके ढक्कन को लूज कर देते हो। तो बेसिकली जो ढक्कन लूज किया है उससे क्या होता है कि एयर जो ऊपर की तरफ थी वो वहां से यहाँ पर रिप्लेस होगी और पानी जो होगा वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी तभी निकलेगा जब उसकी जगह एयर ले ले। तो यहाँ पर क्या होता है कि एयर लगातार नीचे से निकलती रहती है, लेकिन क्या होगा कि मान लो किसी वजह से ये गंदगी वगैरह जो यहाँ पर ट्रैप हो गई थी, इस वजह से यहाँ पर मान लेते हैं कि एयर को निकलने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एयर जो है वो यहाँ पर बबल्स की फॉर्म में इस फिल्टर सैंड के साथ में यहाँ पर अटैच हो जाएगी, ठीक है। फिल्टर सैंड के साथ में यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आने वाला जो पानी है ये इस एयर को वो नीचे की तरफ से वो थ्रो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर पानी का जो फ्लो है यानी कि जो फिल्ट्रेशन है वो रुक जाएगी प्रोसेस, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एयर बाइंडिंग कहते हैं। बाइंडिंग का मतलब है बंधना। यहाँ पर एयर पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर सैंड के साथ में एक तरीके से बंध जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। और ऐसा कब कब होगा, ठीक है, एयर बाइंडिंग कब कब होगी? आप बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर किसी भी वजह से प्रेशर अगर रिड्यूस हो जाता है, तो क्या होता है कि पानी में जो डिजॉल्व गैसेज हैं वो भी निकल करके बाहर आ जाती है ना। ये आपको मैंने एफएम के अंदर बताया हुआ है कि साइफोनिक एक्शन क्या होता है। तो पानी के अंदर से डिजॉल्व गैसेज बाहर आ जाती है
और बाहर आने के बाद में फिर वो यहाँ पर ये बबल्स की फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल होगी जो कि पानी के फ्लो को रोक देगी। ठीक है, तो ऐसा कब हुआ, जब प्रेशर हेड जो था वो रिड्यूस हुआ। तो एक्सेसिव नेगेटिव हेड के कारण भी यहाँ पर क्या होता है, फ्लो रुक सा जाता है। नेगेटिव हेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो प्रेशर हेड होगा वो एटमॉस्फेयर से भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एयर को निकलने का, सर्कुलेशन का रास्ता नहीं है। इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग नहीं पा रहा है और प्रेशर वहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। तो प्रेशर रिड्यूस होने के कारण वहाँ पर एटमॉस्फेरिक से भी यदि नीचे चला जाएगा तो उसी को नेगेटिव हेड कहते हैं। तो एक्सेसिव नेगेटिव हेड के केस में एयर बबल्स बनते हैं और वो पानी को रोक देते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, एयर बाइंडिंग कहलाती है। आगे चलते हैं। तो ये पूरा मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग पॉज करके वीडियो को यहाँ पर फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ प्रेशर रिलीफ वाल्व, ठीक है, हैज ए प्रेशर सेटिंग ऑफ 200 बार। द पावर लॉस अक्रॉस द वाल्व इफ द पंप फ्लो ऑफ 120 लीटर्स पर मिनट फ्लोज बैक टू द रिजर्वर इज। ठीक है, तो इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे प्रेशर कुकर का भी एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर खाना बनाया जाता है, तो वहाँ पर सीटी लगी होती है ना। उसके अलावा एक यहाँ पर एक और वॉल्व भी होता है, ठीक है, जिसमें दाल वाल चिपक जाती है। इस वजह से वॉल्व यदि प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा तो प्रेशर कुकर फट भी सकता है। तो बेसिकली ये इमरजेंसी के केस में ये वॉल्व यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद यहाँ से जो गैसेज यहाँ पर बिल्डअप हुई थी वो गैसेज निकल जाती है। तो ये सेफ्टी वॉल्व भी कहलाता है, ये प्रेशर रिलीज वॉल्व भी है ना। तो प्रेशर यहाँ पर जो आपको डेटा दिया गया है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व दिया हुआ है और प्रेशर जो है वो सेटिंग ऑफ 200 बार। ठीक है, दिस इज द प्रेशर सेटिंग ऑफ 200 बार। ठीक है, तो आपको बताया गया कि प्रेशर सेटिंग कितनी है, वो 200 बार्स के बराबर है। ठीक है, और द पावर लॉस अक्रॉस द वॉल्व द पंप फ्लो ऑफ 120 लीटर्स पर मिनट फ्लोज बैक टू द रिजर्वर इज। देखो, पावर के कई सारे फॉर्मूले देखते हैं। पावर इज बेसिकली वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क को आप लिख सकते हो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिवाइड बाय टाइम करोगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो पावर का एक फॉर्मूला तो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। वर्क को आप लिख सकते हैं, अगर रोटेशंस यदि आ रहे हैं तो वो रोटेशन आते हैं टॉर्जन के कारण, तो टी इंटू थीटा डिवाइड बाय टाइम, इसको भी वर्क डन कह सकते हैं। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में आपने कैलकुलेट किया तो ये पावर कहलाएगा। तो टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ये भी एक पावर का फॉर्मूला है। पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम करोगे, ये एम बाई टी है, इसको मास फ्लो रेट कहते हैं। तो मास फ्लो रेट रो इंटू क्यू होती है, तो मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर, तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, अगर आप इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बोलें कि वर्क डन इज चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो आप यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को mgs लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, एम बाई टी को मास फ्लो रेट कहेंगे, तो मास फ्लो रेट रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। तो यदि इसको ध्यान से देखें अभी आप, ठीक है, तो रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई क्यू, तो रो जी एच इज द प्रेशर, है ना। तो प्रेशर में जो चेंज आएगा उसके बराबर यहाँ पर पावर आपको देनी पड़ेगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो आप फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो फॉर्मूला होगा डेल्टा पी, यानी कि प्रेशर में कितना चेंज आया, मल्टीप्लाइड बाय डिस्चार्ज रेट। तो ये आपको पावर लॉस बता देगा। ठीक है, तो प्रेशर पावर का जो ये फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाला, वो हम यूज करेंगे। तो पावर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम कई बार देख चुके हैं ना। तो यहाँ पर पावर का जो फॉर्मूला होगा वो डेल्टा पी इंटू क्यू यूज किया जाएगा। तो डेल्टा पी प्रेशर के बारे में आपको बताया हुआ था, 200 पास्कल है। ठीक है, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई किया, 120 लीटर्स आपको दिया हुआ था, मीटर क्यूब में चेंज किया, ये पर मिनट में दिया था, सेकंड्स में चेंज किया, तो आपको रिजल्ट वाट में मिल जाएगा, 40 किलोवाट यहाँ पर आंसर आ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पावर का कंसेप्ट भी इस क्वेश्चन के थ्रू दिया फिर से एक बार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आफ्टर क्लीनिंग अ स्लो सैंड फिल्टर द फिल्टर्ड वाटर इज नॉट यूज फॉर, डीपीपी के अंदर ये नोट वर्ड नहीं था, है ना, मिसप्रिंटेड था। आफ्टर क्लीनिंग अ स्लो सैंड फिल्टर द फिल्टर वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर। कई बार होता है, जैसे आप अपने घर में यदि आपके आरओ वगैरह है, तो आरओ की यदि आप सर्विसिंग करवाते हैं, मेंटेनेंस के लिए अगर कोई आता है तो वो बोलता है कि पहली बार वाटर को फुल हो जाने दो। ठीक है, उसके बाद में फिर उसको आप पानी को वहां से यूज कर सकते हो, उसको तो फेंक दो पानी को, और बाकी पानी को आप फिर जो है नेक्स्ट टाइम जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली स्लो सैंड फिल्टर में भी होता क्या है कि स्लो सैंड फिल्टर के अंदर जो टॉप लेयर होती है ना, जो टॉप लेयर होती है, जब पानी लगातार इसमें से छनता रहता है, ठीक है, नीचे तो ग्रेवल लेयर होता है, ऊपर सैंड बेड है, तो सैंड बेड में से ये जो पानी जो छनता रहता है, तो ये ऊपर वाली जो लेयर है, इस लेयर पर एक फिल्म बन जाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल फिल्म बन जाती है। ठीक है, बायोलॉजिकल फिल्म बन जाती है, और ये बायोलॉजिकल फिल्म का काम क्या है, जैसे आप प्रोसेस देखते हो ना, ट्रिकलिंग फिल्टर में भी आप लोग जो फिल्टर सैंड होती है उसके अंदर
बायोलॉजिकल ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रोथ करते हैं और ग्रो करने के बाद जो पानी, जो वेस्ट वाटर होता है, उसमें से जो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन आ रहा होता है या ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको वो कंज्यूम करता रहता है ना, खाता जाता है, क्योंकि वो मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर, वो बैक्टीरिया के लिए क्या है, फूड है ना। तो यहाँ पर भी पानी में से अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है तो वो इस टॉप लेयर पर क्या होता है, टॉप लेयर पर जो है वो बैक्टीरिया जो है यहाँ पर वो क्या करते हैं, उसको खाते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, और नीचे जो पानी फिल्टर होकर के जाता है फिर वो आपका ऑर्गेनिक मैटर से भी फ्री हो जाता है। तो जब आप फिल्टर को क्लीन करते हैं, स्लो सैंड फिल्टर को, तो स्लो सैंड फिल्टर को क्लीन करते समय इस वाली लेयर को भी आप यहाँ से हटा देते हैं। तो इस लेयर को दोबारा बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम लगभग आपका 24 घंटे से 36 घंटे का होता है, ठीक है। फिर ये लेयर जब डेवलप हो जाती है तो उसके बाद जो पानी यहाँ पर फिल्टर होगा उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी रिमूव होने की जो है वहाँ पर पावर होगी, ठीक है। तो इस वजह से आफ्टर क्लीनिंग द स्लो सैंड फिल्टर, फिल्टर्ड वाटर इज नॉट यूज फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स से 36 आवर्स, लगभग 1 से 1.5 दिन तक उसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका कंप्लीट कंसेप्ट फिर से देख लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी जो है क्लीनिंग की, स्लो सैंड फिल्टर की, वो है 1 से 3 महीने। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन लगभग 100 से 200 लीटर्स पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। इट इज यूज्ड फॉर द स्मॉलर प्लांट इन द विलेजेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखो। वाइल क्लीनिंग द फिल्टर द schmutzdek लेयर इज फॉर्म, ठीक है। तो schmutzdek एक जर्मन वर्ड है, ठीक है। तो schmutzdek लेयर ये कहलाती है, इसको हाइपोजील लेयर भी कहते हैं। ये बेसिकली बायोलॉजिकल लेयर होता है जिसमें बैक्टीरियाज वहां पर डेवलप होते हैं, और वो बैक्टीरियाज पानी में से आते हुए ऑर्गेनिक मैटर को वो ट्रैप कर लेता है। तो जब आप फिल्टर की क्लीनिंग करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वो वाली लेयर भी रिमूव हो जाती है, उसको बनने में दोबारा 24 से 36 घंटे लगते हैं। इस वजह से स्लो सैंड फिल्टर का पानी, जो आप फिल्टर्ड वाटर जो आप बोलोगे, वो 24 से 36 घंटे बाद आप फिल्टर करना वहां पर बोल सकते हो कि हाँ, वहां पर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा पानी। तो schmutzdek layer is the layer that provides the effective purification in the potable water treatment. The underlying sand provides the support medium to this biological treatment layer, है ना। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो आप वेस्ट वाटर में पढ़ते हो, जिसमें ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ते हैं आप, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पढ़ते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वहां पर कंज्यूम होती है, ठीक है, कम होती जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ पर भी है। आगे चलते हैं। द हार्डनेस ऑफ द बॉयलर फीड वाटर शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है। देखो, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से तो जो बॉयलर होता है, ठीक है, उसके लिए जो हार्डनेस है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इंडियन स्टैंडर्ड एज पर द इंडियन कोड यदि आप देखेंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन नील लेते हैं, है ना, हार्डनेस की कॉन्सेंट्रेशन नील लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेसिकली गूगल से उठा करके सीधा डाल दिया गया है। इंडिया में तो आप लोग नहीं देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई हार्डनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्डनेस होगी तो जो बॉयलर की जो पाइप्स वगैरह होंगे उसमें हार्डनेस के कारण ये डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल्स जो है हार्डनेस डिपॉजिट हो जाएगी, तो एक तो रास्ता कम बनेगा यानी कि कैरी ओवर कम होगा। उसके अलावा ये जो चीज़ यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है इसको आप कहते हैं स्कैलिंग ऑफ द बॉयलर। तो स्कैलिंग प्रोसेस ना हो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं। और जो बॉयलर होता है वो बेसिकली एक कंटेनर है जो कि वाटर को हीट करता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप उसको बॉयल करने तक करो, ठीक है, हीट करेगा, ठीक है। तो कई सारी इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हॉट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हॉट वाटर वो प्रोवाइड करता है। तो पाइप्स के थ्रू जब ये हॉट वाटर जाएगा तो यहाँ पर अगर स्केलिंग हो जाएगी तो उस हॉट वाटर की जो हीटिंग करने की जो कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्केलिंग ऑफ द बॉयलर कहते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया था ये बाहर का है, गूगल में यदि आप इस क्वेश्चन को डालोगे सीधा 50 मिलीग्राम पर लीटर वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में यदि आता है नील कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो इंडियन स्टैंडर्ड में तो आप नील ही उसको मानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक जॉब ऑफ द फीड वाटर ट्रीटमेंट इन बॉयलर इज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है। तो बॉयलर से जो पानी वहां पर आप चाहते हो उसमें हम कौन कौन सी प्रॉब्लम को रिमूव करवाना चाहते हैं। तो जब भी बॉयलर्स की बात आती है आप नील हार्डनेस याद रखना, ठीक है, कि नील हार्डनेस बॉयलर वाटर को आप प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो हार्डनेस वहाँ पर नील होगी, ठीक है। तो बेसिकली स्केलिंग हम नहीं चाहते हैं, कैरी ओवर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर चाहते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स हम वहाँ पर जो चाहते हैं कि वो रिमूव हो वो वाली है कि कॉरोजन ना हो, स्केलिंग वहाँ पे ना हो, कैरी ओवर वहाँ पे प्रॉपरली हो। तो ऑल ऑफ द अबोव विल बी द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंटी साइफोनेस पाइप, ठीक है, एंटी साइफोनेस पाइप इज कनेक्टेड टू मेन सोइल पाइप, बॉटम ऑफ द पी ट्रैप डब्ल्यूसी, ठीक है, टॉप ऑफ द पी ट्रैप डब्ल्यूसी और साइड ऑफ द वाटर क्लोजेट। तो आंसर जो है वो तो टॉप ऑफ पी ट्रैप डब्ल्यूसी है ना। देखो पी ट्रैप क्या होता है, पी ट्रैप लेटर पी की फॉर्म में इस तरीके का आप बोल सकते हैं कि ये पाइप होता है,
ठीक है, दिस इज द पाइप इन द फॉर्म ऑफ द लेटर पी। तो बेसिकली जो ये पाइप है इसके अंदर यहाँ पर जो है टॉयलेट सीट वगैरह, यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे ये टॉयलेट सीट है तो यहाँ पर वाटर की लेयर जो है यहाँ पर डेप्थ में ये यहाँ पर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ट्रैप के अंदर आपने जो ये लगाया है तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जैसे नीचे की तरफ नीचे वाले फ्लोर पर जा रहा है तो यहाँ पर एक पाइप आपको देना पड़ेगा। उस पाइप का बेसिकली पर्पस क्या होगा कि यहाँ पर जो गैस प्रेशर वगैरह बिल्डअप हो रहा है उस प्रेशर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर साइफोनिक एक्शन की वजह से यहाँ से, ठीक है, ये जो लिक्विड है ये ऊपर जा करके ये फ्लो करवा दे। ठीक है, तो साइफोनेज एक्शन ना हो तो उसके लिए हम वहाँ पर प्रेशर रिलीज करवाना चाहते हैं जो बिल्डअप हुआ है, उसको क्या कहते हैं, उसको एंटी साइफोनेज पाइप कहते हैं। तो ये दिया जाएगा हमेशा टॉप ऑफ पी ट्रैप में जहाँ पर गैसेस वगैरह कलेक्ट होती है ना, जहाँ पे गैसेस एक्यूमुलेट होती है वहाँ पर दिया जाएगा। बॉटम पर तो वैसे भी नहीं देंगे, ठीक है, बॉटम पर तो ऑलरेडी पानी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वाटर जो डेप्थ है वो यहाँ पर मेंटेन रहे, तो ये साइफोनिक एक्शन के कारण ये ऐसे ऊपर की तरफ ये चला ना जाए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर कोई प्रेशर वगैरह बिल्टअप हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर वगैरह, तो वो यहाँ से रिलीज हो जाए। एंटी साइफोनेज पाइप इस पर्पज के लिए दिया जाता है। इसके अलावा वेंट पाइप भी होते हैं। तो वेंट पाइप का सीधा सीधा पर्पज एक ही होता है कि जो भी गैसेज एक्यूमुलेट हो रही है उसको वो थ्रो कर देगा, उसको मतलब नहीं है कि एंटी साइफोनेज एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक होता है ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप का मेन फंक्शन है कि वो ड्रेन आउट करेगा, ठीक है, वाटर या वेस्ट वाटर जो भी है उस पाइप को यूज करेंगे अगर ड्रेन आउट करना है तो। इसके अलावा और भी पाइप्स यूज किए जाते हैं जैसे सॉइल पाइप वगैरह। ठीक है, तो एंटी साइफोनेज पाइप क्या है, इट इज ए पाइप विच इज इंस्टॉल्ड टू प्रिजर्व द वाटर सील ऑफ द ट्रैप। हम चाहते हैं कि वाटर सील जो है वो वहां पर बनी रहे। ठीक है, तो ये वाटर सील क्यों बनी रहे, ताकि जो गंदी स्मेल है, ठीक है, पाइपलाइन में यहाँ पर पाइपलाइन पूरी की पूरी जब खाली होगी तो जो गंदी स्मेल होगी उसकी वजह से क्या हो सकता है, इस जगह पर यहाँ पर फॉल स्मेल यानी कि जो गंदी स्मेल है वो घर के अंदर घुस सकती है। तो हम चाहते हैं कि वाटर की वजह से वो लीक ना करे, है ना, वाटर सील वहां पर रहे। तो इस वजह से आप एंटी साइफोनेज पाइप वहां पर लगाते हैं ताकि वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाए, गैसेज जो है वो निकल जाए। ठीक है, तो दिस विल बी इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द पी ट्रैप। साइड में नहीं दिया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि साइड ऑफ द वाटर क्लोजेट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा क्योंकि पानी है, पानी को आपको रोक करके रखना है उस जगह पर। तो बस आप ये चाहते हो कि साइफोनेज एक्शन ना हो, ठीक है, यानी कि जो अबोव द एटमॉस्फेयर जो बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर चला जाए और फिर साइफोनिक एक्शन हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि जैसे सोइल पाइप वो पाइप होता है जिसके अंदर आप जो है वेस्ट लेकर के जाते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह, टॉयलेट का जो गंदा पानी है, ठीक है, वो जाता है। वेस्ट पाइप वो होता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को छोड़ करके बाकी किसी भी प्रकार का गंदा पानी, ठीक है, अगर कैरी किया जाता है तो वो वेस्ट पाइप कहलाता है। जैसे किचन के अंदर, बाथरूम के अंदर जो पाइप यूज किए जाते हैं वो वेस्ट पाइप कहलाते हैं। वेंट पाइप, वेंटिलेटिंग पाइप, एंटी साइफोनेज, ये मैं बता चुका हूँ। रेन वाटर को कैरी करेगा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पर ट्रैप दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की ये आगे जाकर के ये पाइप सीधा होगा तो पी कहलाएगा। ठीक है, आगे जाकर के अगर ये इस तरीके से अगर ये टिल्टेड पोजीशन में जाएगा, ठीक है, तो ये क्यू ट्रैप कहलाएगा। आगे जाकर के अगर ये पूरा बैंड हो जाए तो ये एस ट्रैप कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग टाइप के ट्रैप देखे जा सकते हैं, पी ट्रैप, क्यू ट्रैप और एस ट्रैप, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, इनको यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं। तो बेसिकली ट्रैप्स है क्या, तो ट्रैप्स ये है कि आप जो है इस वाटर सील को यहाँ पर मेंटेन रखना चाहते हो। ठीक है, और ये क्यों मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वाटर यहाँ पर नहीं होगा तो जो गंदी स्मेल है, ठीक है, जो मतलब वेस्ट वाटर के डिकम्पोजिशन वगैरह के कारण आ रही है तो वो इधर एंटर ना कर जाए। ठीक है, घर में एंटर करने से रोकने के लिए आप ट्रैप्स यूज करते हैं, अलग अलग शेप के ये मिल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो जरा। The trap which is provided to disconnect the house drain from the street sewer is called master trap, intercepting trap, ठीक है, या intercepting main hole, या फिर all options are correct, this is given। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है all options are correct। बेसिकली ये सारे नाम सेम ही है, मास्टर ट्रैप या इंटरसेप्टिंग ट्रैप या इंटरसेप्शन मेन होल। ठीक है, ये प्रोवाइड किए जाते हैं। कहाँ प्रोवाइड करते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान दो। मान लेते हैं ये किसी का घर है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये गली आपका गली रोड है, ठीक है, दिस इज द गली रोड। तो बेसिकली किसी घर से, किसी पर्टिकुलर घर से यहाँ पर जब सीवर लाइन, यहाँ पर कोई सीवर लाइन है गली की, यहाँ पर जो पाइप लेकर के जाओगे, ठीक है, ये पाइप क्या कहलाता है, ये पहली बात तो ये सीवर कहलाता है। और कौन सा सीवर ये कहलाएगा, ये कहलाएगा हाउस सीवर। किसी पर्टिकुलर सीवर
किसी पर्टिकुलर हाउस का यदि वो सीवर है तो वो हाउस सीवर कहलाएगा। गली के बाहर जहां पर ये हाउस सीवर कनेक्ट करेगा इसको, ठीक है, किसी म्युनिसिपल सीवेज सीवर के साथ, तो ये वाला जो सीवर है ये लेटरल कहलाता है। ठीक है, डोमेस्टिक सप्लाई में भी जो सप्लाई वाला पाइप होता है ना उसको लेटरली कहते हैं। और यहाँ से जो गली के बाहर जो आपका कॉमन जो सीवर जा रहा है, ठीक है, यानी कि वेस्ट पाइप जा रहा है, वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, ठीक है, दैट इज द लेटरल। तो हाउस सीवर और लेटरल के बीच में यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर इस जगह पर कहीं पर आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, इंटरसेप्ट ट्रैप देना होता है, या इंटरसेप्शन मेन होल देना होता है, या फिर मास्टर ट्रैप देना होता है। तो बेसिकली मास्टर ट्रैप का एक ही पर्पज है कि जो गंदी स्मेल है वो घर के अंदर एंटर ना कर जाए, तो इस वजह से आप ट्रैप देते हो, तो इसका फंक्शन भी सेम है। बाकी मेन होल इसलिए प्रोवाइड करें क्योंकि अगर ये चौक वगैरह होता है तो उसकी क्लीनिंग वगैरह की जा सकती है। ठीक है, तो हाउस सीवर को जो कनेक्ट करेगा लेटरल सीवर के साथ, ठीक है, यानी कि गली में जो पाइपलाइन जा रही है वेस्ट वाटर को कैरी करने के लिए, उसके साथ जब आप उसको जोड़ोगे पाइप को, तो बीच में क्या देना पड़ेगा, मास्टर ट्रैप या फिर इंटरसेप्टिंग ट्रैप या फिर इंटरसेप्शन मेन होल आपको देना होगा। ठीक है, तो अगला डायग्राम आप देख लो जरा। ये मान लेते हैं ये किसी का घर है, लेट से कि कोई रामलाल है, उनका घर है, वहां से जो गंदा पानी पूरे घर का लेकर के आ रहा है वो ये है। ठीक है, तो बेसिकली ये हाउस से आ रहा है, तो ये हाउस सीवर कहलाएगा। पाइपलाइन को क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं, जो वेस्ट वाटर को कैरी करती है। इसके बाद में ये वाटर यहाँ पर मेंटेन किया गया है इतनी डेप्थ में, आप चाहते हो कि ये वाटर यहाँ पर हमेशा बना रहे। तो गंदा पानी आएगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से निकल जाएंगे और लगातार ये फ्लश होती रहेगी चीज़ें। और अगर कभी मान लो कि ये जो है ये कभी चौक हो जाता है, तो यहाँ पे मैन होल आपने प्रोवाइड किया है, उस मैन होल से उसको जो है क्लीनिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वाला पाइप जो आगे जाकर के जुड़ेगा, ये नियरेस्ट जो है वेस्ट वाटर पाइप उससे जुड़ेगा। तो बेसिकली गली वाला जो सीवर है उससे जुड़ेगा, उसको क्या कह रहे हैं, म्युनिसिपल सीवर, और ये बेसिकली नियरेस्ट है, ये लेटरल सीवर भी कहलाता है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है किसका, इंटरसेप्शन मेन होल का। ठीक है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट। ये भी मेरे पास में डाउट आया था, लेकिन पहले आप लोग खुद सॉल्व करके देखें, उसके बाद में मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। ए सॉल्यूशन हैज 100 मिलीग्राम पर लीटर अमोनियम आयंस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग इट टू द नाइट्रेट आयन। बेसिकली अमोनियम आयन क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो NH4 प्लस होता है। ठीक है, जैसे NH4Cl, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो अमोनियम का मतलब NH4 प्लस होता है, और अमोनिया का मतलब NH3 होता है। ठीक है, अमोनिया मतलब NH3 है। तो NH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ में क्या बनाना है, उसको नाइट्रेट आयन बनाना है। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन NO3 माइनस इसको बनाना है। रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, इस रिएक्शन के अंदर कंसेप्ट ऑलरेडी दिया हुआ है कि कैसे यूज करना होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वगैरह बराबर करके आप लोग निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो आप ट्राई करें। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल चेक इट सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक्स देखने वाले हैं वो है एयर एंड साउंड पॉल्यूशन के कंसेप्ट। उसके अलावा एनवायरमेंटल लैप्स रेट क्या होता है, एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होता है, साउंड लेवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एलन कंसेप्ट क्या है, एवरेज नॉइज लेवल या इक्विवेलेंट साउंड लेवल या नॉइज लेवल कैसे निकाला जाता है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, अगर फिर भी कोई टॉपिक यदि या कंसेप्ट आपका छूट गया है एनवायरनमेंट के अंदर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर दें, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।